हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 16, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे सॉलिड वेस्ट का भी काफ़ी जिक्र आया है पहले, जब हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा हो या फिर हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा हो। तो एयर पोल्यूशन में मेनली जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वहाँ पर इसका जिक्र आया था, तो वो भी सॉलिड वेस्ट में ही आएगा। ठीक है। इसके अलावे हमने जब सॉइल पोल्यूशन पढ़ा तो उसमें भी इसका जिक्र आया। ठीक है। तो इसके साथ साथ रेडिएशन पोल्यूशन हमने पढ़ा, तो रेडिएशन पोल्यूशन में भी यही था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट, वो भी एक तरीके के आपको सॉलिड वेस्ट ही होते हैं। ठीक है। तो मेनली इसका जिक्र कई बार आया हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में भी आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स होती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे, आप एक वॉच से ले लीजिए, घड़ी जो होती है, उससे लेके बड़ी मशीन हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, या फिर आजकल लगभग हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो गई है। तो उनमें यूज़ करने वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कहलाते हैं। तो उनका वो जो वेस्ट के रूप में निकलते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ। कंप्यूटर जब ख़राब होता है तो कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, सीपीयू निकलता है। ठीक है। उसके जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो निकलते हैं। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ही आएंगे। ठीक है। तो कोई और स्पेसिफिक इसमें नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे कि पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल्स, इनका डिपोजिशन कैसे करना है, इसको डिस्पोज कैसे करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें हमने देखा था सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में। ठीक है। कि सोर्स पे इनको अलग कर दिया जाए। अब ये कई तरीके के होते हैं। एक इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें आते हैं। इसमें आपको डोमेस्टिक वेस्ट भी आएंगे, या साथ साथ एग्रीकल्चरल वेस्ट भी आएंगे। इसमें आपको बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाती हैं चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गए, निडल्स वगैरह हो गई, तो ये बायोमेडिकल्स में आती हैं। तो ये भी हमारा सॉलिड वेस्ट में ही आता है। ठीक है। तो ये कई प्रकार के आपको सॉलिड वेस्ट देखने को मिलेंगे। इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो प्लास्टिक भी क्या है? एक सॉलिड वेस्ट है। इसके बारे में भी हमने देखा था सॉइल पोल्यूशन में खास करके। तो जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स की बात करें तो इसका देखिए, प्लास्टिक का भी कोई 100% फुल प्रूफ अभी तक ये नहीं है। इसको आप बर्न करेंगे तो इससे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। इसको अगर आप बर्न नहीं करेंगे, इसी तरीके से डंप करेंगे, तो फिर भी अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। इसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाता है डिकम्पोज होने में। तो हंड्रेड्स ईयर तो बहुत होता है, तब तक बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जहाँ पर भी प्लास्टिक बैग्स को डंप करते हैं, एक तो वो एरिया काफ़ी गंदा दिखाई देगा, साथ ही साथ ये अनहाइजेनिक हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अब ये ह्यूमंस के लिए भी ख़राब है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी ख़राब है, ये प्लांट्स के लिए भी ख़राब है। हमने पीछे देखा था कि जब हम सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमें उसमें देखा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, इनको डंप करने की वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाता। जो सीड्स होती हैं, जो बीज होती हैं पौधे की, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसे जो प्लांट है, इनके भी लाइफ पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। खैर, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ पर तो पड़ता ही है। ठीक है। इससे बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, डाइऑक्सीन्स निकलती हैं। ठीक है। तो डाइऑक्सिन एक कार्सिनोजेनिक गैस है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जिससे कैंसर होता है। ठीक है। यानी कि ये सब गैसेज जो होती हैं आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जिम्मेदार है, जैसे कैंसर वगैरह, लंग अब कैंसर भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि डाइऑक्सिन जो होता है कि ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होंगे बाद में, उनमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, बायो एक्यूमुलेट होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्यूमुलेट होना। पहले ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है? पहले मिट्टी में एक्यूमुलेट होता है, मिट्टी से ही प्लांट्स में एक्यूमुलेट होता है। फिर प्लांट को चाहे वो एनिमल कंज्यूम करे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करे, तो इससे उनके अंदर भी इस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ
इससे निकलने वाले जो डाइऑक्सिन्स या फ्यूरॉन्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में हमारे इन्वायरमेंट को भी हानि पहुंचाती है। ठीक है। अब साथ साथ क्या होता है कि ये बैग्स जो होती हैं, प्लास्टिक बैग्स, इसमें इसको कई केमिकल से कोट किया होता है, यानी कि पेंटिंग की होती है उस पे, उसको कलर किया होता है। तो कलर और पेंटिंग करने में भी क्या होता है, कई सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। अब ये जो पैकेज फूड होते हैं जो उनके अंदर होते हैं, तो ये केमिकल जो पेंटिंग में यूज़ की गई है उसके कलर करने में, वो केमिकल आपके फूड के साथ मिक्स होगा। इसकी वजह से आपका जो फूड होगा वो कॉन्टामिनेट होगा और आपके अंदर उसका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इसको कहीं डंप करते हैं तो ड्रेन्स वगैरह जो होती हैं, नालियाँ वगैरह, वो ब्लॉक हो जाती हैं। सॉइल वगैरह की जो पोरोसिटी होती है वो कम होती है। अब क्या होता है ना कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं प्लास्टिक बैग को रख दें तो इसकी वजह से जो सरफेस रन ऑफ होगा या फिर जो वर्षा का पानी होगा वो मिट्टी में नीचे नहीं जा पाएगा, नीचे की लेयर में नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है ऊपर ही। ठीक है, पानी को होल्ड कर देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये सॉइल माइक्रोब एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो सीड जर्मिनेशन नहीं होने के कई सारे रीज़न हैं, उसमें एक माइक्रोब एक्टिविटी भी है। हमने ये भी पढ़ा था कि इसको बर्न करने की वजह से जो गैसेस मिक्स होती हैं सॉइल में, इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी मिट्टी में होते हैं और हमारी फसल या मिट्टी के लिए वो बेनिफिशियल होती हैं, तो कभी कभी उन पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। इसका हमने एग्जांपल लिया था सॉइल पोल्यूशन वाले चैप्टर में। जैसे इसमें होते हैं ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है। तो इसमें बैक्टीरियाज आते हैं जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कहते हैं। इनका भी डिग्रीज ये होने लगते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है वो फिक्स नहीं होता, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है हमारे सॉइल में। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र की यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह की यूज़ करते हैं। और अगेन केमिकल के यूज़ कर रहे हैं तो अगेन क्या होगा कि जो बैक्टीरिया या फिर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ होने लगेगी। तो एक विशियस साइकिल यहाँ पर बनता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि खाने वाली चीज़ है या नहीं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप रोड पे निकलिए बहुत सारी आपको एनिमल्स दिखेंगे, जैसे काउस या बफेलो वगैरह होती हैं, आपको ये जनरली इंडिया के सड़कों पर दिख जाएंगे प्लास्टिक खाते हुए। एक्वाटिक एनिमल्स के भी साथ होते हैं। कई बार आप कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर ये सब डॉक्यूमेंट्री सर्कुलेट होती हैं कि किसी एक्वाटिक एनिमल के मुंह के अंदर कोई प्लास्टिक फंसा हुआ है। कोई जो नेट होती है मछली को फंसाने वाली जो नेट होती है, जाल जिससे मछली मारी जाती है, तो वो पूरे उनके बॉडी पर लगी होती है। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा का पूरा हमारा सिस्टम या इकोसिस्टम ही है वो इफेक्टेड है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी भी कम करता है। सारी चीज़ हम देख लिए कैसे कम होता है। और सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो क्रॉप इल्ड होगा ये भी कम होगा। ठीक है। अब चूंकि क्या होता है, ये एक हमने देखा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसके डिस्पोजल के लिए एक बेहतरीन, एक अच्छा, हमें आपको इको फ्रेंडली मेज़र की ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है। फिलहाल ऐसा तो कोई 100% फुल प्रूफ नहीं है कि इसका डिकम्पोजिशन सही तरीके से किया जा सके। खैर, रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हमने पिछले स्लाइड में देखिए, आप देखेंगे कि 4 R's के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 4 R के बारे में पढ़ा था। यानी कि एक तो हम इस वैसे वेस्ट जिसको हम कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं, कम्प्लीटली रोक सकते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक है। इस कम्प्लीटली क्यों बैन नहीं कर सकते, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो इसको एक हद तक हम इसके यूज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है। अब प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो एक बार से ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकते हैं, तो उनको हम रीयूज़ करें। ठीक है। या फिर
अगर वो डंप होता है या फिर वो बेकार हो गया है, वेस्ट हो गया है, तो उसको रिसाइकल करके हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो ये एक तरीका हमारा हो सकता है। इसके अलावा और तरीके क्या हो सकते हैं? इसके अलावा और तरीके हैं, जैसे कि पॉलीब्लेंड होता है। पॉलीब्लेंड एक पाउडर होता है जिसको मिक्स किया जाता है बिटुमिन के साथ। ठीक है, तो पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स करने से इसका हम रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की वजह से जो रोड की ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक उसके ठहरने की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, और करीब 3 गुना तक उसकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी रोड की बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कंस्ट्रक्शन में इस वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री से निकलने वाले कोल ऐश या फ्लाई ऐश का यूज़, अब इसका भी यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में करने लगे हैं। एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा है फ्लाई ऐश का यूज़ कंस्ट्रक्शन में होने लगा है। हम सीमेंट में करीब 33% तक इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ से स्लैग निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन फेरस इंडस्ट्री जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, यहाँ से आपको रेड मड निकलता है। नो, जो आयरन, ये कॉपर जिंक इंडस्ट्रीज होती हैं, लाल कलर का निकलता है। शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ से प्रेस मड निकलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से लाइम मड निकलते हैं। लाइम वही जो लाइम स्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इस तरीके का जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये लाइम मड है। इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर्स और एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से जिप्सम निकलते हैं। तो जिप्सम का यूज़ हम सीमेंट वगैरह में भी करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कि सॉलिड वेस्ट के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इनके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए, इनके यूज़ को रोकने के लिए कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसमें से एक पहला आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते क्या है? अगेन इसको हम एयर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। खैर, इसका मतलब ये होता है, वैसे पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का मतलब जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूटेंट्स जब काफ़ी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, यानी कि जल्दी वो डिग्रेड नहीं होते, काफ़ी टाइम तक वो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तब हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 2004 में साइन की गई थी। इसका एम है टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मेनली इस ये जो ट्रीटी आई थी, इसका यूज़, इसका ये आया था कि जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है उस डिप्लेशन को रोका जा सके। तो इस डिप्लेशन को रोकने के लिए हमें जो जो भी हम केमिकल्स वगैरह की यूज़ करते हैं उसकी प्रोडक्शन को हम कम कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ एक बेसल कन्वेंशन आया, इसमें भी था, इसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेके था। ठीक है, टू कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। एक कंट्री से दूसरी कंट्री इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डेवलपमेंट कंट्री या लिस्ट डेवलप कंट्री में ये वेस्ट को डंप करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को रोका जा सके इसके लिए बेसल कन्वेंशन लाया गया। ओके, तो बेसल आपको पता ही स्विट्जरलैंड में है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट होता है उसको ये कवर नहीं करता, इसके अलावा बाकी जो बचे उनको कवर करता है। रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन ये किस चीज़ पर है? ऑन द प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि अगर ये कंट्री ए है, ये एक कंट्री बी है, यहाँ से अगर इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है बी में, यानी कि ट्रेड करना है, तो यहाँ बी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ये केमिकल से रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं या फिर वेस्ट हैं, हम आपके यहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इनसे क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इस रोटरडम कन्वेंशन में कहा गया। इसके अंदर में कुछ केमिकल्स हैं जिनको बैन किया गया। बैन इन द सेंस, यहाँ पर यह कहा गया कि ये जो केमिकल्स होंगे इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर परमिशन ली जाती है उस कंट्री से जहाँ पर हमें उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये क्या होता है, हमने अभी बात की कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उसमें यूज़ होने वाले जो पार्ट्स हैं हम उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू का यूज़ होता है, या फिर इस यहाँ पर हार्ड डिस्क का यूज़ होता है। ठीक है। जैसे आपका माउस हो गया, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से रिलेटेड ये जो पार्ट्स होते हैं हमको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कई सारे प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि इनसे इनमें कॉपर होता है, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड भी होता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं कि डेवलपिंग कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि डंप करती हैं, और इन डेवलपिंग कंट्री में इसको रिसाइकल किया जाता है, और इसमें जो ये प्रेशियस मेटल्स यूज़ किए गए हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो डंपिंग होती है या भेजा जाता है वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इनके यहाँ भेजती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठे होते हैं, उसमें पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। नाउ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, इसका मतलब क्या है कि जो हैवी मेटल्स हैं इनकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, ये किस तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है। तो टॉक्सिक मेटल्स हमारे इन्वायरमेंट में कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्रियल इमिशंस, जो मेटल की स्मेल्टिंग की जाती है, पिघलाई जाती है। ठीक है। उसको अलग अलग फॉर्म में बनाने के लिए, अलग अलग शेप देने के लिए इंडस्ट्री में, तो उससे निकलने वाले जो गैसेस हुई, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल से निकलने वाले भी टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि आर्सेनिक, जिंक वगैरह होती हैं, लेड होती हैं। कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन होता है वहाँ से निकलने वाले भी जो मेटल्स होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ हैवी मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो जहाँ नहीं उनका प्रोडक्शन होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये इनका प्रोडक्शन ए साइड पर हो रहा है, लेकिन ये कभी कभी बी साइड पर भी पाए जाते हैं जहाँ बी साइड पर इसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। रीजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये इतने छोटे छोटे, खास करके आप समझ लीजिए कि PM10 एंड PM2.5, और खास करके जो लेस देन जो PM2.5 होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये एयर के थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये वहाँ पर भी पाए जाएंगे जहाँ पर इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावे अब जो रेन होती है, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर मैटर हमारे इन्वायरमेंट में है, वर्षा हुई, ठीक है, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल के थ्रू ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होंगे, हमारे सरफेस पर ये जमा हो जाएंगे। तो अल्टीमेट वाटर बॉडीज में इनका कंटामिनेशन होगा। सरफेस पे जमा हुए तो सॉइल के ऊपरी लेयर से फिर ये नीचे की लेयर में चले जाएंगे, तो हमारा सॉइल कंटामिनेट होगा, सॉइल पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगेन फिर इसके थ्रू हमारे फूड चेन में आएंगे। अब सॉइल और वाटर में मिल गए तो ये पौधे में भी मिलेंगे। जो उस वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं वो उनके एकोमुलेट होंगे उनके अंदर। अब उनको हम कंज्यूम करेंगे या जो भी कंज्यूम करेंगे, चाहे वो एनिमल कंज्यूम करे या ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करे, तो उनके अंदर भी इसका आपको एकोमुलेशन होगा। ठीक है। अब ये हैवी मेटल्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए अब इनका डिकम्पोजिशन करना या इसका डिस्पोजल भी काफ़ी एक बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये फिश में एकोमुलेट हो जाते हैं, ऑयस्टर में होते हैं, मसल्स में होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो अदर कंपोनेंट्स जो और भी सारी चीज़ें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाती हैं, इन सब में कॉन्टामिनेट होती हैं और एकोमुलेट हो जाती हैं बॉडी में। ठीक है। तो ऐसे हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये होते हैं जो हमारी क्या होती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत हैविली
इफेक्टेड करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और पॉल्यूशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।